Hi everyone, this is Meg Gautam and let me introduce you to Dr. Vineet Govinda Gupta. He is an additional director and unit head at Fortis Hospital, Shalimar Bagh, Delhi. And doctor is a gold medalist from AIMS, Delhi, New Delhi. And I must tell you that he is European certified in cancer care. So doctor, how are you feeling today? Yeah, I'm good. Nice to be here. All right. So, doctor, today we are going to talk about very concern-raising disease, kidney cancer. So, very first, I would like to know from you that what is kidney cancer and what are the types of kidney cancer? Yeah, so see, cancer can start from any of the organ in the body. You know, it start from the lung, we call it lung cancer, bladder cancer, or liver cancer. So, cancer which starts in the kidney, we call it as kidney cancer. So, it's a major problem. It's one of the increasing cancers which are seen in our country. So, thematically, there are many different kinds of kidney cancer, but practically, the distinction between different kinds of kidney cancer depends on where along the kidney tubule the cancer starts from. So, for example, the cancer might start from the upper end of the tubule, middle end of the tubule, lower end of the tubule. These develop into different kind of cancers which behave differently. So, commonly we classify kidney cancer based on the appearance under the microscope. So, we have clear cell cancer, non-clear cell cancer, which include different types like papillary, collecting dirt, chromophobe, medullary, etc. So there are different kinds of kidney cancer which are treated slightly differently. All right. So after this, I would like to know that what are the early signs कि जब आपको किडनी कैंसर डेवलप होने लगता है तो किस तरह के साइंस आपको अपनी बॉडी से मिलने लगते हैं? So kidney cancer unfortunately बहुत छोटे लीजन में कई बार कोई साइन या सिम्टम नहीं होता है. तो क्लासिकली किडनी कैंसर का एक ट्रियाड बोलते हैं किडनी कैंसर का, दैट इज एब्डोमिनल लंप यानी पेट में गांठ फील होना, फ्लैंक पे पेन यानी बॉडी के साइड में दर्द होना, और पेशाब में खून. तो क्लासिकली हम ये बोलते हैं कि किसी को भी अपने ब्लड में पेशाब में ब्लड दिखता है तो उसको कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए. और क्लासिकल साइंस ऑफ किडनी कैंसर ये होते हैं कि पेट में लंप फील होना, साइड में दर्द होना या पेशाब में खून फील होना. इसके अलावा यदि किडनी कैंसर फैल जाता है तो फैलने की वजह से और सिम्टम हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लंग में फैलता है तो छाती में पेन या ब्रेथलेसनेस या खांसी हो सकती है. बोन में फैलता है बोन पेन या बोन फ्रैक्चर हो सकता है एंड सो ऑन. बट क्लासिकली जो पेट के अंदर लोकलाइज किडनी कैंसर है उसमें पेन, लंप और पेशाब में खून, ये तीन मेन सिम्टम होते हैं. All right. And how can we diagnose kidney cancer? ओके, तो किडनी कैंसर जब पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो यूजुअली सबसे पहला टेस्ट जो डॉक्टर कराते हैं उसको मतलब वो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, हाथ लगा के देखते हैं, और उसके बाद यूजुअली पेशेंट का पहला स्टेप एक अल्ट्रासाउंड होता है. और अल्ट्रासाउंड में कोई ना कोई किडनी की यदि गांठ दिखती है तो किडनी कैंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट टेस्ट कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होता है. तो पेट का कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करते हैं तो यूजुअली किडनी में कोई सॉलिड गांठ अगर दिख जाए तो एक किडनी कैंसर के लिए एक इंपॉर्टेंट साइन होता है, और उसके बेसिस पे फर्दर टेस्ट और ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस किया जा सकता है. और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि बायोप्सी होता है, पेट स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट इत्यादि होता है. बट टिपिकली जो किडनी कैंसर का फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और कॉन्ट्रास्ट सीटी एब्डोमेन होता है. जी, ओके. तो ये क्या एज ग्रुप को मेजरली इफेक्ट करता है वो हम जानना चाहेंगे. Okay, तो किडनी कैंसर एक ओल्डर एज की बीमारी है. जैसे जैसे हमारी पेशेंट की एज बढ़ती है वैसे वैसे किडनी कैंसर का रिस्क बढ़ता रहता है. तो कुछ किडनी कैंसर होते हैं जो बच्चों में होते हैं, पर ये एक अनकॉमन बीमारी है. ज्यादातर किडनी कैंसर वही होते हैं जो ओल्डर पॉपुलेशन में होते हैं, और एज एज इंक्रीजेस किडनी कैंसर का इंसिडेंस इंक्रीज होता है. टिपिकली 50 की एज के अबव होने वाली बीमारी किडनी कैंसर होती है. All right. So now we definitely would like to know that what are the treatments for this? तो किडनी कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही फास्ट इवॉल्व हो रहा है. मतलब इनफैक्ट आई वुड से एवरी ईयर किडनी कैंसर की नई नई दवाइयां आ रही है जो किडनी कैंसर के आउटकम को इम्प्रूव कर रही है. तो क्लासिकली जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि जब किडनी कैंसर किसी का डायग्नोज करते हैं तो हम स्कैन और टेस्ट करके जज करते हैं कि किडनी कैंसर एक ही जगह पे है या फैला हुआ है. जो किडनी कैंसर एक ही जगह पे यानी किडनी है उसके आसपास है, उनका मेन ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है. यानी पेशेंट का सर्जरी करके किडनी को निकाल दिया जाता है और आसपास के नोड को निकाल दिया जाता है और उसको कैंसर फ्री कर दिया जाता है इस अप्रोच से. इंपॉर्टेंटली सर्जरी के बाद भी कुछ दवाइयां जैसे टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देके कैंसर के वापस आने को रिस्क को कम कर सकते हैं, पेशेंट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके अलावा यदि पेशेंट का कैंसर फैला हुआ है, अनफॉर्चुनेटली सपोज पेशेंट की बीमारी जब पता चली वो लिवर में, लंग में या बोन में फैली हुई होती है, तो उस केस में यूजुअली सर्जरी का फायदा नहीं होता. उसमें दो नई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है. एक को बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी और एक को बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी. तो टारगेटेड थेरेपी कुछ टैबलेट्स होती है जो ट्यूमर सेल के ग्रोथ और ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करती है, जिससे ट्यूमर का ग्रोथ ब्लॉक हो जाता है और ट्यूमर का फैलना और ग्रो करना बंद हो जाता है. और इम्यूनोथेरेपी कुछ इंजेक्शन होते हैं जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को
ट्यूमर से जोड़ते हैं ताकि इम्यून सिस्टम जाके ट्यूमर को किल कर सके। और यूजुअली ये देखा गया है कि चाहे पेशेंट का स्टेज 4 कैंसर ही हो, इन नई टेक्नोलॉजी जैसे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से पेशेंट बहुत लॉन्ग और गुड सर्वाइवल पा सकते हैं। इनफैक्ट जो लेटेस्ट डेटा कहता है वो ये कहता है कि चाहे पेशेंट का कितना भी फैला कैंसर हो, इवन एट 5 years मोर देन 50% ऑफ पेशेंट कैन बी फाउंड अलाइव। तो एक अच्छे आउटकम इन चाहे फैला हुआ कैंसर भी हो, पेशेंट एक अच्छा आउटकम पा सकता है। जी तो इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे दैट हाउ कैन वी रिड्यूस द रिस्क कि किडनी कैंसर ना हो। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो कैंसर में हमारा फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि रिस्क को कम किया जाए। रादर देन एक बार वापस बीमारी आ जाए उसको ट्रीट करना कठिन है, बीमारी आने से पहले उसके रिस्क को मैनेज करना ईजी है। तो किडनी कैंसर के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं, एक तो फैमिलियल कंपोनेंट होता है कुछ पेशेंट में। तो जिन पेशेंट की फैमिली में दूसरे कैंसर पेशेंट रहे हैं उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए अपना। और आजकल जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है इजीली, जिससे वो टेस्ट कर सकते हैं कि क्या उनमें कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी है जो उनका कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। यदि किसी को फैमिलियल किडनी कैंसर है तो प्रॉपर स्क्रीनिंग से या थोड़ा अपनी बॉडी पर नजर रखे या फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट से वो इंश्योर कर सकते हैं कि उनको कैंसर या तो ना हो या हो भी जाए अर्ली स्टेज पे क्योरेबल स्टेज पे पकड़ी जा सके। नंबर 2, किडनी कैंसर का इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग असल में बॉडी के ऑलमोस्ट 13-14 अलग अलग कैंसर का रिस्क फैक्टर होता है। और क्विटिंग स्मोकिंग या नॉट स्टार्टिंग स्मोकिंग वर्ल्ड का 1/3 प्रिवेंटेबल कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। तो उन प्रिवेंटेबल कैंसर में से एक किडनी कैंसर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्मोक करते हैं वो छोड़ने की कोशिश करें और जो नहीं स्मोक करते हैं वो स्टार्ट ना करें। नंबर 3 होता है हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। तो जिन लोगों का मोटापा है वो एक्सरसाइज करके प्रॉपर डाइट से वेट रिडक्शन कर सकते हैं, जो किडनी कैंसर का रिस्क कम करता है। साथ ही जिन पेशेंट्स को बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो अच्छे मेडिकल मैनेजमेंट से अपने बीपी को अच्छी तरह कंट्रोल करेंगे तो किडनी कैंसर का रिस्क कम होगा। तो ये कुछ बेसिक तरीके से लोग अपना किडनी कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर, सो आपने हमें बताया कि किस तरह से ट्रीटमेंट जो है किडनी कैंसर का किया जाता है। तो आपने इम्यूनोथेरेपी के बारे में हमें बताया, तो थोड़ा सा हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि इम्यूनोथेरेपी कैसे होती है, किस तरह से वो पेशेंट को ट्रीट करती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉमन मैन है वो ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकता है। ये जरूर हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। सो इम्यूनोथेरेपी कैंसर के इलाज का एक नया तरीका है। तो बेसिकली क्या है कि हमें सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझने की जरूरत है कि कैंसर होता क्यों है। तो बॉडी में कई सारे सेल है जो रोज डिवाइड करते हैं, और यदि उनमें से कोई सेल एबनॉर्मली डिवाइड करना चाहता है तो वो कैंसर बन जाता है। पर नॉर्मली हम देखते हैं कि हम सबकी बॉडी में करोड़ों अरबों सेल डिवाइड करते हैं पर उनमें कैंसर डेवलप नहीं होता। उसका रीजन है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को ढूंढता रहता है, उसको कोई भी एबनॉर्मल सेल मिलता है उसको पकड़ के किल कर देता है, जिसकी वजह से यूजुअली टिपिकल आदमी को कैंसर नहीं होता है। तो यदि हम बात करें इम्यूनोथेरेपी की स्पेसिफिकली, यदि किसी आदमी की बॉडी में कैंसर डेवलप हुआ है, इसका मतलब उसके इम्यूनोथेरेपी पेशेंट के इम्यून सिस्टम का एक फेलियर है। जो इम्यून सिस्टम को उसको सेलुलर लेवल पे खत्म कर देना चाहिए था वो उसको खत्म नहीं कर पाया और कैंसर बढ़ने लगता है। तो इम्यूनोथेरेपी एक लार्ज सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिन सबका एक ही काम है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को काबिल बनाने को कैंसर सेल को बचाने और किल करें। तो किडनी कैंसर में जो मेन इम्यूनोथेरेपी यूज होती है वो कुछ दवाइयां होती है जिनको चेक पॉइंट ब्लॉकर बोलते हैं। बॉडी के अंदर जाती है और कैंसर सेल और इम्यून सेल के बीच के डिस्टेंस को क्लोज करती है ताकि इम्यून सेल कैंसर सेल को पकड़ के उसको किल कर सके, और इससे पेशेंट को अच्छा आउटकम मिलता है। तो बेसिकली दे आर मेडिसिन्स which go in the body and allow the immune cell to recognize and kill the cancer cell, ताकि जो इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को पहचान नहीं पा रहा और मार नहीं पा रहा, वो जाने देखता है अच्छा कैंसर सेल है उसको पकड़ के किल कर देता है। इम्यूनोथेरेपी का मेन एडवांटेज ये है कि एक बहुत ही पोटेंट और इफेक्टिव थेरेपी है, जिसमें भी इम्यूनोथेरेपी काम करती है उसे बहुत लंबे टाइम सालों साल तक काम करती है। तो इट्स अ वेरी वेरी पोटेंट एंड इफेक्टिव थेरेपी। तो सेकंड को जो क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई कॉस्ट के बारे में और एक्सपेंसिव, तो क्लासिकली इम्यूनोथेरेपी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती थी क्योंकि ये इंपोर्ट करनी पड़ती थी, ड्रग्स पेटेंट होते थे और इंटरनेशनल कंपनियां मनमानी कीमत पे ड्रग्स को बेचती थी। पर कई रीजन से इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट काफी कम हो गया है। इसके 3 मेन रीजन है। नंबर 1, जो ड्रग्स की इंडिया में अवेलेबिलिटी है उनमें वेरियस पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स आ गए हैं, जिसकी मदद से पेशेंट को दवाइयां कंसिडरेबली लेस कॉस्ट पर मिल जाती है। जैसे पेशेंट कुछ डोज के बाद कुछ डोज फ्री पा लेता है, या 1 डोज का 3 डोज फ्री पा लेता है, तो उसकी वजह से कॉस्ट कई गुना कम हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इम्यूनोथेरेपी की नई टेक्निक्स आ गई है। जैसे यदि कोई ड्रग महंगा है तो एक लो डोज इम्यूनोथेरेपी कॉन्सेप्ट आ गया है। उसी इम्यूनोथेरेपी ड्रग को 90% डोज यूज करके 90% कॉस्ट रिडक्शन पे दिया जा सकता है और पेशेंट का आउटकम उतना ही अच्छा या उससे कंपैरेबल होता है, तो उससे कॉस्ट काफी कम हो गया है। नंबर 3, जेनरिक यानी इंडियन मैन्युफैक्चर द्वारा बने हुए इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स मार्केट में रैपिडली आने वाले हैं इन द वेरी वेरी नियर फ्यूचर, और एक्सपेक्टेड है कि जब ड्रग का पेटेंट खत्म होएगा और इंडियन कंपनी उसको बनाएगी तो ऑब्वियसली कई गुना लोअर कॉस्ट पे ड्रग को बेचेगी। तो आज के दिन आई वुड से इम्यूनोथेरेपी ऑलरेडी आम आदमी की पहुंच के अंदर है। नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन इम्यूनोथेरेपी एक्सेस कर सकता है, और एज टाइम पासेस इवन लोअर क्लास विल बी एबल टू एक्सेस इम्यूनोथेरेपी।
ऑलराइट, ओके। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और मेरे मन में आता है कि सर्जरी के बारे में भी आपने बताया था, तो ये सर्जरी का क्या प्रोसेस होता है किडनी कैंसर में, हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, तो किडनी कैंसर मान लो एक जगह पे है, मान लो सिर्फ किडनी के अंदर गांठ है, कहीं फैला नहीं है, तो उसको ऑपरेट करके निकालने की प्रोसेस को किडनी कैंसर सर्जरी बोलते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जस्ट बिकॉज किडनी में कैंसर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी को अपनी पूरी किडनी खोनी पड़ेगी। आजकल छोटी गांठों के लिए देयर आर वेरियस टेक्निक्स, या तो देयर समथिंग कॉल्ड पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। पार्शियल नेफ्रेक्टोमी में पूरी किडनी के बजाय बस किडनी का जो ट्यूमर वाला हिस्सा है उसको काट के निकाल देते हैं और पेशेंट की बाकी आधी किडनी अंदर रह जाती है, तो पेशेंट को अपनी पूरी किडनी नहीं खोनी पड़ती। साथ ही कुछ नई टेक्नोलॉजी को हम एब्लेशन बोलते हैं। एब्लेशन का मतलब मान लो किसी की किडनी में 1 या 2 सेंटीमीटर की छोटी गांठ है, तो उस गांठ के अंदर एक तार डाल के उसको जला के उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए तो एक्चुअली पेट खोलने की भी जरूरत नहीं है, हम बाहर से सुई डाल के उसको बर्न करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और स्मॉल किडनी ट्यूमर जिनका साइज 3 सेंटीमीटर से कम है, उनमें एब्लेशन एक पॉपुलर टेक्निक है कि किडनी कैंसर से पेशेंट को बिना मॉर्बिडिटी और बिना किडनी खोए पेशेंट अपनी कैंसर को एलिमिनेट कर सके। किडनी, जिन पेशेंट की किडनी खोल के किडनी को निकालने की सर्जरी करनी पड़ती है, टिपिकली उसमें 3 टेक्निक्स है जो पॉपुलरली यूज की जाती है। ओपन टेक्निक कर सकते हो, उसमें पेट को खोल के अंदर जाके सर्जन अच्छी तरह देख के किडनी को ट्यूमर को काट के बाहर निकाल देता है। लैप्रोस्कोपी टेक्निक से कर सकते हो, जिसमें पेशेंट बॉडी में दूरबीन के वाया पोर्ट्स डाल के लैप्रोस्कोप के वाया किडनी के ट्यूमर को, किडनी को काट के निकाल सकता है। और अब रिसेंटली रोबोटिक नेफ्रेक्टोमी पॉपुलर हो गया है। तो रोबोटिक में क्या होता है, एक मशीन होती है, इसमें एक डीप मैग्नीफायर होता है और वो सर्जन बाहर कंसोल पे बैठ के मशीन को ऑपरेट करता है और मशीन बहुत छोटी बॉडी में छेदों के वाया बॉडी के अंदर जाके वो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर बिल्कुल फाइन सर्जरी कर सकती है, जो सर्जन इंडिविजुअली अंदर जाके नहीं कर सकता। मशीन उस पार्ट पे जाके मैग्नीफायर के अंदर बिल्कुल फाइन सर्जरी करके फाइनली किडनी को डिसेक्ट आउट कर सकती है। रोबोटिक सर्जरी के बहुत सारे एडवांटेजेस है, उसमें ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी फास्ट होता है, स्कार कम होता है। हालांकि आउटकम तीनों टेक्निक का सेम है। तो यदि हम बात करें कि सर्वाइवल किसका ज्यादा है, चाहे ओपन करो, लैप्रोस्कोपी करो या रोबोटिक करो, सर्वाइवल सेम है, बट रिकवरी, घर जाने की स्पीड और ब्लड लॉस और कॉम्प्लिकेशंस रोबोटिक सर्जरी में रिलेटिवली कम है। तो हम देख रहे हैं कि ओवर टाइम दिल्ली में रोबोटिक सर्जरी मोर एंड मोर पॉपुलर होती जा रही है। ऑलराइट, सो आई थिंक कि मेरे सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अस एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यू आर वेरी वेलकम, थैंक यू।